हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। इसका लेक्चर 2 रहने वाला है ये, और इसका जो टॉपिक रहने वाला है वो है सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स। इससे पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स पढ़ा था। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या थे भाई? सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स वो थे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करते थे, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा इफेक्ट लाते थे बॉडी के अंदर। अब भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में क्या इफेक्ट लाता था? भाई हमारा जो फाइट और फ्लाइट वाला जो नर्वस सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। जब भी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं तो क्या कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स थे उनका क्या काम था? वो एगोनिस्ट की तरह काम कर रहे थे, मतलब वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स थे, ठीक है, कौन से? अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, उन पर बाइंड होते थे और उनसे उनका एक्शन क्या कराते थे? उनसे उनका फंक्शन करवाते थे। ठीक है, तो ये हम समझ गए भाई सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। अब आज बात हो रही है सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स। अब भाई सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स बिल्कुल उल्टे हैं। किससे? हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट से। ये क्या करते हैं? ये करते हैं भाई हमारे जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, जो एड्रीनर्जिक, हमारे सिंपैथोमिमेटिक को एड्रीनर्जिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई? ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करके एंटागोनिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये रिसेप्टर पर बाइंड हो जाते हैं और रिसेप्टर के फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। बस इतना हमको समझने की बात थी। ठीक है, तो लिखा है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रीनर्जिक का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसको एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अब हम इसको देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए बोला गया है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब मैं सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स की जगह एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलूं तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। क्या होते हैं भाई? एंटागोनिस्ट आर ड्रग्स दैट बाइंड टू अल्फा एंड बीटा, ठीक है, adrenergic receptors without activating them and competitively or non-competitively block the action of endogenous catecholamines। कौन से पे बोल रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे रिड्यूस और इनहिबिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेस। अभी देखिए हमने जो बात करी, जो हमने शुरुआती में इंट्रोडक्शन दिया उसके अंदर हमने ये बात करी है, वही सब इसमें लिखा है। थोड़े शब्द भारी हैं तो हम एक बार समझ लेते हैं। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट बोल रहा है वो ड्रग होते हैं जो अल्फा और बीटा दोनों पर बाइंड कर सकते हैं, या अल्फा या बीटा पर बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों पर कर सकते हैं या किसी एक पर करेंगे, अल्फा पर करेंगे या बीटा पर करेंगे। ठीक है, उसमें से भी अलग अलग होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है ना। तो कोई कोई सिलेक्टिव होते हैं कि जो हम तो भी बीटा 2 पर ही बाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी क्या बात की जा रही है कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट वो ड्रग होते हैं जो अल्फा और बीटा दोनों पर बाइंड कर सकते हैं, या अल्फा या बीटा पर बाइंड करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? उनको एक्टिवेट नहीं करेंगे, साथ ही क्या करेंगे? उनका जो एक्शन है उसको क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक जगह है उस पर दरवाजा नहीं लगा, वो खुला है, तो आप उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन अब उसके आगे मैं दरवाजा लगाकर उसको लॉक कर दूं, ठीक है, तो अब आपको क्या, आपके पास चाबी भी नहीं है तो आप कैसे निकलोगे? आप नहीं निकल सकते। वैसे ये काम करते हैं सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स। ये क्या करते हैं भाई? जहां हमारे वो एगोनिस्ट के बैठने की जगह है, ठीक है, जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बैठने की जगह है, वहां पर जाकर ये खुद बैठ जाते हैं। अब जब ये खुद बैठ जाते हैं तो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स कहां आकर बैठेंगे? ठीक है, तो इससे क्या हो गया? रिएक्शन जो हमारा, जो उसका रिस्पॉन्स बनना था, जब उस पर सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स उन रिसेप्टर पर बाइंड करके जो रिस्पॉन्स आना था वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बैठ गए हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई? एज अ रिजल्ट दे रिड्यूस और इनहिबिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स। क्या बोल रहा है भाई? इनके क्या बाइंड होने से क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है या कम हो जाता है। अब यहां पर शब्द आ रहा है भाई एंडोजिनस कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस क्या होता है भाई?
कुछ इसके अंदर आते हैं हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहां पर किन की बात करी हुई है भाई, यहां पर बोला गया है भाई जो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हमारे जो कैटेकोलामाइंस हैं, उनका ये क्या करता है, उनको ये उनके एक्शन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। हमको क्या समझना है भाई, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है जो उनके एक्शन को ये ब्लॉक करता है, ठीक है, ये हम समझ गए। अब भाई देखिए एपिनेफ्रिन को और क्या बोल सकते हैं, एपिनेफ्रिन को एड्रीनलिन। अब एड्रीनलिन हम सब जानते हैं क्या है भाई, इमरजेंसी हार्मोन है। हाँ, हम सब ने आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स में बहुत जगह आजकल तो ये शब्दों का यूज होने लग गया है, ठीक है। जब भी जैसे किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गया, तो एकदम उसको एनर्जी मिलती है, वो किसके कारण मिलती है, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण मिल जाती है उसको, ठीक है ना। तो ये वही है भाई सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स, इन्हीं को क्या कर देंगे, नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, नॉर एड्रेनलिन, और एपिनेफ्रिन क्या है, एड्रेनलिन, ठीक है, सेम की बात करें, ठीक है। देखिए सिनोनिम्स दे रखे हैं, मतलब हम इनको क्या सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स को और क्या क्या बोल सकते हैं भाई, एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स बोल सकते हैं, एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। हमको पता है एंटी लगाने का क्या मतलब होता है भाई, उल्टा, ठीक है ना। तो एंटी एड्रीनर्जिक एजेंट्स भी बोल सकते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोल सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम गए समझ, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए भाई डेफिनेशन दे रखी है, क्या बोला गया है, एंटागोनिस्ट का बताया गया है कि एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, ठीक है, विद एफिनिटी बट पोजेसेस लिटिल और नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब इसमें क्या लिखा है भाई, एंटागोनिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है, ठीक है। क्या है भाई, रिसेप्टर पर बाइंड कैसे होता है, उसका चाहत होती है कि मैं इस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाऊं, बाइंड हो जाता है, लेकिन उसके खुद की क्या होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है ना, कोई एक्टिविटी नहीं होती उसकी। यही बोला है कि भाई एंटागोनिस्ट वो होता है जो रिसेप्टर पर बाइंड तो हो जाता है, ठीक है, फटाफट बाइंड तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, कोई एक्टिविटी शो नहीं करता, ठीक है। इट प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय एन एगोनिस्ट बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर एक्टिवेशन। अब भाई जब किसी और की जगह दूसरा आकर बैठ जाएगा, तो पहले वाला इंसान कहां बैठेगा, उसके बैठने की जगह नहीं बचेगी। वही बोल रहा है कि भाई एगोनिस्ट की जगह एंटागोनिस्ट आकर बैठ गया है, तो क्या हो गया, जगह ब्लॉक हो गई, एगोनिस्ट आकर बैठ नहीं पाएगा, तो रिस्पॉन्स कैसे आएगा, बस। अब देखिए जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किसका पार्ट होता है भाई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आते हैं भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में कौन सा आता है भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, सेंट्रल तो हट गया, बस इतना ही है। फिर आता है पेरिफेरल, सेंट्रल से क्या समझे भाई, बीच का, पेरिफेरल से मतलब बाउंड्री वाला। तो जो ब्रेन के बाउंड्री वाले जो हिस्से हैं उनको क्या बोलेंगे, देखिए जैसे हम कि ये हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, तो इसका जो ये बीच का हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये इसको हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब होता है बाउंड्री, ये वाला हिस्सा इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। अब सेंट्रल की तो हमने बात कर ली कि भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही आते हैं। पेरिफेरल में कौन सा आता है भाई, पेरिफेरल में आते हैं ऑटोनॉमिक और सोमैटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक के अंदर आगे आते हैं भाई कौन से, हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं भाई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है भाई, रेगुलेट करता है फंक्शंस इंटरनल ऑर्गन्स के, स्मूथ मसल्स के, कार्डियक मसल यानी हार्ट मसल के फंक्शन को मेंटेन करेगा, और ग्लैंड्स के फंक्शन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, और बॉडी में होम्योस्टेसिस बनाकर रखेगा। होम्योस्टेसिस मतलब नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। नीचे क्या लिखा है भाई, एसएनएस डिवीजन है एएनएस की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, फियर, इमरजेंसी, एक्सरसाइज और डेंजर बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट। अब देखिए जब भी आप एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन आती है या आप डर जाते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। आगे देखें,
न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से आते हैं भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में? देख लीजिए भाई, एसीएच हमारा कौन सा है भाई? एसीएच हमारा है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन नर्वस, सॉरी एसिटाइल कोलाइन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉर एपिनेफ्रिन भी आता है, एपिनेफ्रिन भी इसमें ही आता है। ठीक है, आगे बात करें। अब देखिए क्या फंक्शन है भाई, ठीक है, कौन सा रिसेप्टर क्या काम करता है, हम वापस एक बार देख लेते हैं भाई। हार्ट है हमारा, ऑर्गन सिस्टम क्या है? हार्ट। ठीक है, एड्रेनर्जिक इफेक्ट क्या है? हार्ट रेट बढ़ जाएगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कौन सा रिसेप्टर मेनली काम करता है भाई? ये देखिए, बीटा वन। अब ये लिखने का, ऐसे लिखने का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि अगर हमारे बीटा वन रिसेप्टर पर एगोनिस्ट बाइंड तो उससे हार्ट रेट बढ़ जाएगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एंटागोनिस्ट बाइंड होगा तो ना हार्ट रेट बढ़ेगी ना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन बता रहा है कि अगर B1 को एक्टिवेट कर दें, मतलब अगर उस पर एगोनिस्ट बाइंड करा दें, तो हार्ट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर अल्फा वन के ऊपर क्या करूं मैं? एगोनिस्ट बाइंड करा दूं, मतलब इसको एक्टिवेट करवा दूं, तो वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वासो कंस्ट्रिक्शन क्या मतलब भाई? जो हमारी आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो आर्टरीज की जो लूमन है, मतलब जो अंदर का जो एरिया है जहां से ब्लड फ्लो करता है, जहां पर, वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखें, स्केलेटल मसल्स पे क्या होगा? वासोडाइलेशन होगा। ठीक है, ब्रोंकाई कहाँ होती है? लंग्स में होती है, गैसियस एक्सचेंज का काम है। ब्रोंकोडाइलेशन मतलब ब्रोंक्यूल्स कैसी हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। कब? जब बीटा टू रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा। ठीक है, आईज में क्या होगा? प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, जिसको हम मायोड्रियसिस कहते हैं, अगर अल्फा वन के ऊपर क्या हो? अल्फा वन का एक्टिवेशन करवा दे तो। ठीक है, लिवर में क्या होता है? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने लग जाएगा और ग्लूकोज रिलीज होने लग जाएगा, बीटा टू और अल्फा वन का अगर एक्टिवेशन हो। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का एक्टिवेशन हो जाए तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाएगा और ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। ग्लाइकोजन क्या है भाई? हमारी बॉडी में जब क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है, फिर बॉडी क्या करती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करती है, तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे, देखते हैं। देखिए, एडिपोज टिश्यू में क्या होगा? लिपोलाइसिस यानी फैट का ब्रेकडाउन होगा। कब? जब बीटा थ्री रिसेप्टर क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ठीक है, किडनी में रेनिन रिलीज होगा बीटा वन रिसेप्टर के क्या होने पर? इसके एक्टिवेट होने पर। रेनिन रिलीज से क्या होगा भाई? पूरा हमारा सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। ठीक है ना, रेनिन वन, रेनिन टू, रेनिन थ्री, रेनिन फोर, इतने तरीके के रेनिन होते हैं। ठीक है, क्या होगा इससे? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो बढ़ेगी, और क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। समझ गए? ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं भाई? सोडियम हमारे बॉडी में अगर रह लेगा, मतलब बॉडी अगर सोडियम को रिटेन कर लेगी, मतलब अपने पास रख लेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वाटर भी अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो वाटर भी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए वाटर जरूरी है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? वाटर भी स्टोर हो गया, सोडियम भी स्टोर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, साफ बात है। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा। और स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर मतलब वो जगह ब्लैडर की, हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या है? बलून जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। और स्फिंक्टर क्या है? उसके आगे मसल लगा हुआ है जो कंट्रोल करता है यूरिन की एग्जिट और एग्जिट को। ठीक है ना, तो बस क्या होगा भाई? ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा और स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का क्या होगा? मोटिलिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, और सेक्रीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कब? अल्फा और बीटा रिसेप्टर का क्या एक्टिवेशन होगा जब। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। इसका क्या बोल रहा है भाई? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट वो क्या है? हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फोकस किस पे रहेगा? एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट पर रहेगा। चलिए हम इनको देख लेते हैं। अब क्या बोला गया है भाई? देखिए, अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, अब इन्होंने क्या कहा? वो ड्रग्स हैं जो केवल अल्फा रिसेप्टर को ही देखते हैं। ठीक है, उनमें भी कैटेगरी आती है अल्फा वन अल्फा टू, दोनों के लिए बराबर देखने वाले। ठीक है ना, कि भाई इनको फर्क नहीं पड़ता अल्फा वन हो या अल्फा टू हो, बस अल्फा होना चाहिए। ठीक है, कुछ कौन से आते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा वन अल्फा टू में? ऑक्सीबेंजामिन, मतलब
ठीक है। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, इसमें आता है प्राजोसिन, फिर आता है टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेम्सुलोसिन एंड एल्फ्यूसोजिन। ठीक है, ये सारे ड्रग्स आते हैं इसके अंदर, देख लीजिए। अब होता है एक अल्फा 2 भी होता है। ठीक है, अल्फा 2 के अंदर कौन से आते हैं? अल्फा 2 ब्लॉक। ठीक है, ये अल्फा 2 ब्लॉकर हैं। इसमें कौन से आते हैं? योहिम्बिन, योहिम्बिन आता है, और एक आता है इडाजोक्सैन। ठीक है, योहिम्बिन और इडाक्सोसन। योहिम्बिन क्या है भाई? बहुत पुराना ड्रग है। किस लिए यूज किया था भाई? इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बीमारी होती है मेल्स के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर इसको दिया जाता था, ये हम जान गए। अब भाई ये कौन से होगा? ये अल्फा 2 ब्लॉकर हो गए, मतलब सिलेक्टिव अल्फा 2। क्या मतलब? कि केवल अल्फा 2 पर बाइंड करेंगे, योहिम्बिन और इडाजोक्सैन। ठीक है, ये हमने बात करी अल्फा वालों की केवल। ठीक है, ये आप दे सकते हैं नाम इनका, योहिम्बिन एंड इडाक्सोसन। ठीक है, कर दिया। आगे देखते हैं भाई, अब क्या बात आ रही है, देख लीजिए। अब बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट आ रहा है कि भाई अब बीटा को देखेंगे, केवल बीटा रिसेप्टर्स की बात होगी। अब उसमें भी नॉन सिलेक्टिव आते हैं कि भाई बीटा होना चाहिए, बाकी हमको मतलब नहीं बीटा 1 हो या 2 हो। प्रोप्रेनोलोल, नोडाल, नाडोलोल, टीमोलोल, पिंडोलोल, सोटालोल। ठीक है, क्या है इसमें? लोल, लोल, लोल वाला क्या है भाई? सफिक्स है, इससे याद रख सकते हैं भाई। ठीक है, वैसे इसे याद नहीं रखा जा सकता, कोई बात नहीं। ये पता चल सकता है कि भाई लोल वाले बीटा वाले होते हैं। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। अब आगे आते हैं सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। ठीक है, क्या होता है भाई? क्या लिखा है इस पे? कार्डियो सिलेक्टिव। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है? मायोकार्डियम में होता है। मायोकार्डियम कहाँ होती है भाई? हार्ट में होती है। इसीलिए इसका ऊपर लिखा हुआ है कि भाई सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। ठीक है, उसमें भी कार्डियो सिलेक्टिव, मतलब कार्डियक मसल वाले जो बीटा 1 रिसेप्टर होंगे उनके ऊपर इनका क्या होगा? ब्लॉकिंग होगी। क्या होगा भाई? एटिनोलोल आ गया, मेटोप्रोलोल आ गया, बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, बिटाक्सोजोलोल, बिटाक्सोलोल। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे? बीटा 2 सिलेक्टिव, सॉरी बीटा 1 सिलेक्टिव। ठीक है ना, और खासकर कार्डियो सिलेक्टिव लिखा है, बात कर ली है हमने। ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे ड्रग्स क्या हैं? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। अब क्या है भाई? हम सब जानते हैं कि भाई बीटा वालों का अगर एक्टिवेशन होगा उससे हार्ट रेट बढ़ेगी। ठीक है, अब वो पेशेंट जिनमें ऑलरेडी हार्ट बीट डिस्टर्ब हो चुकी है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, जिस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम? उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ब्लॉकर्स देने पड़ेंगे, बीटा ब्लॉकर्स, जैसे प्रोपिनेनोल, लोडेनोल, ताकि क्या है भाई? उनकी हार्ट बीट कंट्रोल में रहे। ठीक है, इसीलिए इनको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स भी बोलते हैं। अब आते हैं कि भाई बीटा अल्फा दोनों हो, इनको कोई लेना देना नहीं। कौन से होते हैं भाई इसमें? लेबिटालोल और कार्वेडिलोल। ये कौन से होंगे? अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, दोनों को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, इनको कोई भेदभाव। आगे देखें। ठीक है, अब देखिए आते हैं हमारे ड्रग्स जो दे रखे हैं आपके सिलेबस में। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है भाई टोलाजोलिन। क्या है भाई? नॉन सिलेक्टिव है ये। ठीक है, पर है किसका? अल्फा का। अल्फा वालों अल्फा रिसेप्टर्स के अंदर नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, क्या करता है भाई? कॉम्पिटिटिव है, मतलब इसकी ज्यादा एफिनिटी है रिसेप्टर पर बाइंड करने की, मतलब इसको ज्यादा चाहत है दूसरों के मुकाबले किस पर बाइंड करने की? रिसेप्टर पर। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है भाई, किसी भी बाइंड हो सकता है, अल्फा 1 हो या 2 हो। वासोकंस्ट्रिक्शन को रोकता है। ठीक है, क्या करता है भाई? वासोकंस्ट्रिक्शन को कैसे? कि भाई नॉन एपिनेफ्रिन का काम है वासोकंस्ट्रिक्शन कराने का, ये क्या कर देगा? उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कहां पर भाई? वास्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो वैस्कुलर स्मूथ मसल मतलब ब्लड वेसल्स के मसल्स। ठीक है, रिजल्टिंग इन वासोडाइलेशन। उससे क्या हो गया भाई? वासोडाइलेशन हो गया, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया, मतलब लो मतलब कंट्रोल हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ये क्या मतलब होता है भाई? ठीक है, इसमें हम जानेंगे भाई हार्ट मसल है, ठीक है, वो कैसा एक मोटर की तरह काम करता है, उसको फोर्स लगाना पड़ता है हार्ट ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने के लिए, क्योंकि भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है ना,
तो उसमें क्या लगता है, रेजिस्टेंस लगती है, जोर लगता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर पुश कर रही है। फिर साथ ही साथ हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसकी वॉल्स भी क्या करती होंगी, रेजिस्टेंस पैदा करती होंगी, थोड़ा सा, बहुत मिनिमल करती होंगी। तो उन सब के फोर्स को क्या करके, कवर करके, ठीक है, हार्ट को क्या करना पड़ता है, ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाना पड़ता है। उसको बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, कि भाई हार्ट के सामने रुकावटें आती हैं, कैसी भाई, ग्रेविटी उल्टी काम कर रही है, साथ ही ब्लड वेसल्स की भी वॉल्स हैं, उन पे भी मिनिमल फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो ये भी तो प्रेशर लगा रहे हैं, ये उल्टी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं, और हार्ट को और भेजना है ब्लड ऊपर ब्रेन की ओर, वो हो गया पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। फिर क्या होगा, ब्लॉकिंग हो जाएगी प्री साइनेप्टिक, मतलब साइनेप्स से पहले वाले अल्फा 2 रिसेप्टर की, ठीक है। क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कैसा होगा, इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा। टेकिकार्डिया क्या मतलब भाई, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, टेकिकार्डिया होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। मार्केटेड प्रिपरेशन देख लेते हैं भाई, प्रिस्कोलिन नाम से आती है, जेनरिक आता है टोलाजोलिन का इंजेक्शन, ठीक है। और फेंटोलामीन क्या है भाई, टोलाजोलिन था और फेंटोलामीन था, नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, भाई हैं अल्फा वाले पर उसमें सिलेक्ट नहीं करते, अल्फा 1 हो या 2 हो, ठीक है। आगे क्या बोला है भाई, अल्फा 1 ब्लॉकेड, अल्फा 1 को ब्लॉक करने से एट्रियल और वीनस वासोडाइलेशन होती है, मतलब आर्टरीज रिलैक्स हो जाती है और वेन्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अल्फा 2 के ऊपर अगर ये ब्लॉकिंग करेगा, उससे एपिनेफ्रिन का रिलीज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्स का मतलब है उसके कारण टेकिकार्डिया हो जाएगा, यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो जाएगी एंड इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता है भाई एक साइकिल में हार्ट कितना ब्लड, कितनी वॉल्यूम ब्लड की पंप करता है, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। यही बोला गया है इधर भाई, अगर अल्फा 2 पर बाइंड हो रहा है तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज बढ़ेगा, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगी, साथ ही साथ इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोला भाई, यूज इन फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैटेकोलामाइन इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कैटेकोलामाइन क्या है भाई, हमने बात करी भाई, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। अब हम सब जानते हैं भाई, स्ट्रेस हार्मोन अगर रिलीज होगा तो बॉडी को क्या लग रहा है भाई, इमरजेंसी स्टेट है, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, ऑक्सीजन क्या, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी ऑर्गन्स की ओर, वो बात कर रहा है भाई, ठीक है। उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। आगे क्या है, रेजिटीन नाम से आती है, ओरावर्स नाम से आती है, आगे इसकी फोटो हम देख लेंगे हमारे एडिडास के अंदर। अगला आता है भाई ड्रग फिनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है, क्या है, इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है, मतलब इसको कोई दूसरा ड्रग रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखा है, अल्फा ब्लॉकर, ये भी मतलब क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 किसी पे भी बाइंड हो सकता है। अब देखें क्या लिखा है, इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा बॉन्ड के, अल्फा रिसेप्टर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें दो एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। कोई एटम ऐसा नहीं होता जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले अपनी ओर, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। वही बोल रहा है कि भाई फेनॉक्सीबेंजामीन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, जिससे क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक ब्लॉकिंग रहती है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स कैटेकोलामाइन इंड्यूस्ड वासोकंस्ट्रिक्शन, ये क्या करता है, कैटेकोलामाइन इंड्यूस्ड मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर होने वाली वासोकंस्ट्रिक्शन को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। डिक्रीज करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ऊपर बात कर चुके हैं, एंड लोअर्स ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम कर देता है। बिकॉज द ब्लॉकेड इज इरिवर्सिबल, इट इफेक्ट परसिस्ट अंटिल न्यू रिसेप्टर्स आर सिंथेसाइज्ड। अब देखिए क्या लिखा है, क्योंकि इसका हमने बात करी कि भाई इरिवर्सिबली ये क्या करता है, ब्लॉकिंग करता है। तो कहने का मतलब है, अब ये बोल रहा है कि भाई क्योंकि ये इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देता है, तो जब तक नए रिसेप्टर नहीं बनेंगे तब तक क्या होगा भाई, तब तक कोई इफेक्ट उस पर, उसको हम क्या करेंगे, जब तक नए रिसेप्टर नहीं बनेंगे तो एगोनिस्ट कहाँ बाइंड होंगे, तो एगोनिस्ट को अगर बाइंड करवाना है तो नए रिसेप्टर बनवाने होंगे हमको, ठीक है ना। आगे देखें, डाइबेंजाइलिन नाम से, अब क्या है ये, सिलेक्टिव अल्फा 1 बोल दिया भाई, ये काम करेगा, ये लिखेगा भाई अल्फा 1 वाला चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है भाई, प्राजोसिन इज सिलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर का क्या है, एंटागोनिस्ट है या ब्लॉकर है, ठीक है। इट रिलैक्सेस वेस्कुलर स्मूथ मसल, क्या करता है, क्या करता है भाई,
रिलैक्सेस वास्कुलर स्मूथ मसल, ब्लड वेसल्स के मसल्स को रिलैक्स कर देगा। ब्लॉकिंग कैसे, ब्लॉक करके अल्फा 1 मीडिएटेड वासोकंस्ट्रिक्शन। अब अल्फा 1 रिसेप्टर का काम क्या था, वासोकंस्ट्रिक्शन का, ठीक है। तो ये क्या करता है, अल्फा 1 के ऊपर ही तो ब्लॉकिंग कर रहा है। अब अल्फा 1 को ब्लॉक कर देगा तो वासोकंस्ट्रिक्शन क्या होगा, रुक जाएगा, बस वही बोला है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आर्टरीज क्या होंगी और वेन्स क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी, मतलब रिलैक्स हो जाएंगी। इनके अंदर की जो कैविटी है वो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। दिस डिक्रीजेस पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, बात कर ली भाई, ठीक है। अब हम जान गए भाई अब क्या होगा, वेन्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, आर्टरीज रिलैक्स हो गई, अंदर की कैविटी उनकी बड़ी हो गई। अब हार्ट को क्या होगा, ब्लड पंप करने में आसानी होगी, वही बोला है, ठीक है। वेनस रिटर्न क्या होता है भाई, हार्ट दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड भेज रहा है, अब उनमें से, उन ऑर्गन से ब्लड वापस हार्ट में भी तो आना चाहिए, ठीक है, तभी तो साइकिल पूरी, सर्कुलेशन पूरी रहेगी, बस वही बोल रहा है। वेनस रिटर्न, ठीक है, क्या करता है, कम करता है, एंड ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, विद मिनिमम रिफ्लेक्स। और टैकीकार्डिया क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम, ठीक है ना, मतलब हाई हार्ट रेट नहीं होगी, बिकॉज अल्फा 2 रिसेप्टर्स रिमेन फंक्शनल। क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोला भाई, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गया, वेनस रिटर्न, ठीक है, क्या हो गया, कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, लेकिन टैकीकार्डिया क्या बोला है, मिनिमल, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीटा सॉरी अल्फा 2 रिसेप्टर क्या है, अभी फंक्शनल है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर फंक्शनल है, उससे क्या हो सकता है, उससे टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है, मिनिमम रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है, क्योंकि अल्फा वाला क्या है, अल्फा वाला होता है, ऊपर तो कोई ब्लॉकिंग की नहीं। इट ऑल्सो रिलैक्सेस स्मूथ मसल इन प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के अंदर स्मूथ मसल रिलैक्स करता है। जो ब्लैडर है, ब्लैडर नेक, हमारा ब्लैडर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ये ब्लैडर होता है यूरिनरी, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं ब्लैडर नेक, ठीक है। वहां पे क्या करता है, उसको उसको रिलैक्स कर देता है। यूरिन फ्लो क्या होता है, यूरिन फ्लो होने लग जाता है, इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। और किस में करते हैं भाई, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एक तरह के कैंसरस कंडीशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अंदर इसको क्या करते हैं भाई, यूरिन फ्लो करने के लिए इंप्रूव, सॉरी ये क्या करता है, इस कंडीशन में इंप्रूव करता है यूरिन के फ्लो। मिनी प्रेस, प्राजो प्रेस एक्सेल, इस नाम से आती है। आगे देख लें, प्रोप्रेनोलॉल आ चुका है। देखिए प्रोप्रेनोलॉल बड़ा जाना वाला ड्रग है, ऐसी बात नहीं है कि नया हो, प्रोप्रेनोलॉल, ठीक है, स्टार बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। अब बीटा 1 और बीटा 2 किसी में भी बाइंड कर सकता है, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव किसी भी बाइंड करेगा। क्या बोला भाई, इज अ कॉम्पिटिटिव है, नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, एंटागोनिस्ट, बीटा 1 बीटा 2 किसी को भी ब्लॉक करेगा। बीटा 1 ब्लॉकिंग से क्या होता है, हार्ट कम होती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। मायोकार्डियल क्या होता है भाई, हार्ट का, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कम होता है। एवी कंडक्शन क्या है भाई, एवी होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, वो क्या करता है, हार्ट में जो बिजली जनरेट हो रही है, इंपल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, उसका क्या करता है, कंडक्शन करवाता है आगे, कहां, पुरकिंजे फाइबर्स में, जिससे क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोप्रेनोलॉल क्या कंडक्शन को कम कर रहा है, ठीक है। अब एवी कंडक्शन कम हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है भाई, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, सॉफ्टली हो रहा है, ठीक है ना, बहुत तेजी से नहीं हो रहा, ये बोल रहा है। और हाइपरटेंशन में हमको क्या चाहिए कि भाई हार्ट मसल है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन है जो, उसको क्या कराना है, कम कराना है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कराना है, साथ ही ज्यादा फोर्सफुली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। वही ये बोल रहा है भाई, एवी कंडक्शन से कम कर देगा, कार्डियक आउटपुट कम कर दिया, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर दी, हार्ट रेट कम कर दी, ये सारी कब हमको कम चाहिए, हाइपरटेंशन में कम चाहिए, ठीक है, इसीलिए प्रोप्रेनोलॉल हाइपरटेंशन में दिया जाता है। आगे देखिए, बीटा 2 पे अगर बाइंड करता है, ठीक है, और उसको ब्लॉक कर रहा है, तो उससे क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, मतलब जो लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा,
कम होगा, ठीक है। ओवरऑल इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ओवरऑल क्या बोल दिया भाई बात खत्म करने के लिए कि ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड उसको भी कम कर देगा। अभी देखिए क्या बोल रहा है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, अभी हार्ट का मसल है तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात बोल रहा है। देखिए भाई जैसे रेस्टोरेंट है उसमें शेफ काम कर रहे हैं और शेफ आपको खाना बना कर दे रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपका पेट भर रहा है, लेकिन वो भी शेफ है, वो भी इंसान है, वो भी तो खाना खाते होंगे। वैसे ही हार्ट भी पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है तो उसको भी ब्लड चाहिए, ठीक है। तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, मतलब मायोकार्डियल जो हार्ट की है उसके अंदर भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम हो गया, बस। इंडेरल नाम से आती है, सिप्लर नाम से आती है, सिप्लर एलए नाम से आती है, ठीक है। आगे देखें, आता है एटिनोलोल, ये क्या है, सिलेक्टिव, इसका अटैक होगा बीटा 1 के ऊपर, ठीक है। एटिनोलोल क्या है, कार्डियो सिलेक्टिव, सॉरी एटिनोलोल है भाई कार्डियो सिलेक्टिव है, बीटा 1 एंटागोनिस्ट है, ब्लॉकर है, सॉरी इसको काटने का मतलब है कि ब्लॉकर है, ठीक है, ब्लॉकर है, समझ गए हम सब, ब्लॉक कर देगा इसको। इट डिक्रीजेस हार्ट रेट, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट, एवी कंडक्शन, रेनिन सेक्रीशन एंड सॉरी विद मिनिमम P2 ब्लॉकेड एट थेराप्यूटिक डोजेस। क्या बोल रहा है कि भाई थेराप्यूटिक डोजेस में बीटा 2 पे इसकी ब्लॉकिंग बहुत नाम की है, बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है। बीटा 1 को तो ये ब्लॉक करता ही करता है, उससे क्या हो रहा है भाई, हार्ट रेट कम हो रही है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, एवी कंडक्शन भी कम हो रहा है, रेनिन सेक्रीशन भी कम हो रहा है, ठीक है। रेनिन सेक्रीशन हमने बता दिया, रेनिन रिलीज होगा, रेनिन का काम क्या है, बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में ज्यादा होंगे तो वाटर भी ज्यादा हो जाएगा, वाटर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए रेनिन का रिलीज कम कर दिया इसने, ठीक है। इट इफेक्टिवली लोअर्स ब्लड प्रेशर, ठीक है, एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो ऊपर बोली थी, ठीक है, while producing fewer respiratory adverse effects than non-selective beta blockers। अब बीटा ब्लॉकर्स जो नॉन सिलेक्टिव हैं, जैसे ऊपर प्रोप्रेनोलॉल था, उसके साइड इफेक्ट्स बोल रहा है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके मुताबिक साइड इफेक्ट्स क्या है भाई। अब प्रोप्रेनोलॉल है उसको कैसे कहां भी दिया जाता है भाई, जिनको प्रोफिलैक्सिस ऑफ माइग्रेन की दिक्कत से बचना है उनको दिया जा सकता है, मतलब वो पेशेंट्स जिनमें फ्यूचर में जाकर माइग्रेन होने के चांसेस हैं तो उनको प्रोप्रेनोलॉल अगर हम देंगे तो उससे क्या होगा भाई, प्रोप्रेनोलॉल देने से उनकी जो माइग्रेन होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। एटिनॉल नाम से आता है, एटेन नाम से, टेनोर्मिन नाम से आता है, ठीक है। अगला है कौन सा, कार्वेडिलोल। कार्वेडिलोल ड्रग है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है विद अल्फा 1 एक्टिविटी। देख लीजिए क्या है भाई, है नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। बीटा क्या है, ये वो वाले हैं जो दोनों अल्फा और बीटा को क्या करते हैं भाई, ब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। कार्वेडिलोल कौन सा है, देखिए कार्वेडिलोल अगला आता है, ये लिखा है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी, मतलब ये वो वाले हो गए जो अल्फा प्लस बीटा किसी भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई इनको भेदभाव है नहीं, ठीक है। कार्वेडिलोल क्या है भाई, नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर है, साथ ही क्या है भाई, सिलेक्टिव अल्फा 1 को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। बीटा 1 ब्लॉकिंग से क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अल्फा 1 ब्लॉक करने से क्या होता है, पेरिफेरल वासोडाइलेशन हो जाता है। वासोडाइलेशन मतलब वेन्स आर्टरीज ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है आफ्टर लोड, ठीक है। इट ऑल्सो पोजेसेस एंटीऑक्सीडेंट एंड रीमॉडलिंग प्रॉपर्टीज मेकिंग इट हाईली इफेक्टिव इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन, ठीक है ना। ये क्या है भाई, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है, साथ ही एंटी रीमॉडलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये बात करना है इसके ऊपर हमारे काम का नहीं है अभी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे क्या होता है, मेकिंग इट हाईली इफेक्टिव इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है भाई, हार्ट फेलियर तब होता है, हार्ट फेलियर क्या मतलब है, हार्ट फेलियर का मतलब है जब हार्ट अपना फंक्शन करने में क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो मतलब कि हार्ट
ब्लड पंप करता है ऑर्गन्स की ओर, लेकिन वो उतनी एफिशिएंसी से, उतनी वॉल्यूम से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा उन ऑर्गन्स को जितनी उनको जरूरत है। वो क्या होता है, हार्ट फेलियर होते हैं, ठीक है ना। हाइपरटेंशन आप सब जानते हैं, हाई बीपी को बोलते हैं। कोडेक, कारका, डिलाट्रेंड, कार्विल, इन नाम से ये आती हैं। आगे देखिए, ये ड्रग्स का नाम दे रखा है, साथ ही इनका क्या दे रखा है भाई, इनका IUPAC नाम भी दे रखा है। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट फार्म एफिनिटी पर। साथ ही हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी अवेलेबल है अमर सायर अकेडमी के नाम से, वो भी आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर कोई भी तैयारी आपको करनी है फार्मासिस्ट की, ठीक है, सारे नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, आप ज़रूर विजिट करें फार्म एफिनिटी। ये देखिए, अब ये ओरावर्स मार्केटेड प्रिपरेशन है, इसके अंदर क्या है, फेंटोलामीन मिसाइलेट नाम से आता है, क्या ड्रग है, ठीक है। मिनी प्रेस फाइजर कंपनी की है, प्राजोसिन है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर्स भी आते हैं हमारे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कौन से आगे भी, प्रोप्रेनोलोल का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्ट्रक्चर फटाफट याद कर लेते हैं। देख लीजिए कि भाई सबसे पहले इनमें से हम क्या पहचान सकते हैं, सबसे पहले हम इनमें से पहचान सकते हैं दो बेंजीन की रिंग, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है। अब इनमें मैं जैसे ये बना के दे रखी हैं, इनको मैं ऐसे बना लूं, ठीक है, बना लिया ऐसा स्ट्रक्चर। अब बीच में आपको गोला कर देना है ताकि आपको बॉन्ड मैच कराने की दिक्कत ना आए, ठीक है, कर दिया। अब हमने क्या देखा भाई, एक इससे ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब जहां बीच में इतने गोले बनाए, ठीक है, जहां बीच में इतने गोले बनाए, उसने कहा भाई एक साइडमर भी लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब हमको इधर पहचानने कार्बन 1 2 3, ठीक है, कितने हो गए, C3, एक से क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, ठीक है, C3। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगी, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, 2 1 2 यानी 5, C3H5। साथ ही ये क्या है हमारा NH। अब NH से क्या जोड़ रखा है आगे देख लीजिए, NH से जोड़ रखा है 1 C और 2 C। बस आपको इतना स्ट्रक्चर बनाना है, वापस देख लें एक बार फटाफट। बस देखिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ये हमने बनाई एक हेक्सेन, ये बनाया हमने दूसरा हेक्सेन, बीच में गोला गोला बना दिया। ये बॉन्ड ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, गोला बना दो, ठीक है। अब इन्हें बीच में बनाया तो भाई साइड में भी लगा दो, साइड में भी लगा दिया। अब यहाँ देखे तो 1 2 3 कार्बन थे, ठीक है। क्या बोला है भाई, देखिए नाम क्या बोला था इसका ड्रग का, प्रोप्रेनोलोल। तो एक इधर हमने गोला जोड़ दिया, इसके साथ क्या जोड़ देंगे, प्रोपेन, C3, ठीक है। साथ ही H कितने थे, 5। एक OH जुड़ा हुआ था, वो भी लगा दिया हमने, ठीक है। में क्या आ रहा है इसके, अब इसके आ रहा है NH। अब ये NH से क्या जुड़ा है, एक के 2 C जुड़े। ये स्ट्रक्चर आपको याद रख के बना देना है, सेम स्ट्रक्चर है, कोई अलग नहीं है। बस हमने क्या करा, ये रिंग पूरी ओपन थी, उसको हमने कंडेंस कर दिया, बस, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और हम देख लें अब, ये देखिए अब नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है हमारा, एटिनोलोल, ठीक है। एटिनोलोल का स्ट्रक्चर क्या है भाई, अब जहां ऊपर बेंजीन की 2 रिंग थी एक साथ जुड़ी हुई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है ना। साथ ही आगे इसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं भाई, क्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, साथ ही नीचे कार्बेडिलोल का स्ट्रक्चर है, याद कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लिया, IUPAC नाम भी आपको बता दिया, मैकेनिज्म एक्शन भी हमने बता दिया, साथ ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है इसके अंदर, वो भी हमने बता दिया। आज के लिए इतना ही, ये था चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 2, डिस्कस कर लिया हमने सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स इसके अंदर। आप हमारा चैनल ज़रूर विजिट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।